प्रेजेंट है 46, ना ना ना, मेल फीमेल नहीं, मदर फादर करके देखते हैं, तब ऐसे थोड़ी सी ज्यादा फील आएगी, है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी की वजह से मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ हेरिडिटी का चैप्टर। अब हेरिडिटी के चैप्टर में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इवोल्यूशन का पार्ट कट हो चुका है, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल चैप्टर। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं इसे वन शॉट में कंप्लीट कर दूंगी। पूरी एनसीईआरटी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, सारी चीजें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। So let's get started with the heredity one shot. Let's go. So first of all बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। बेसिकली जेनेटिक्स हमारा किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर के सारा इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी से दूसरी जनरेशन की बॉडी तक पहुंचती है। एंड ऑल्सो रिप्रोडक्शन में जो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि किस तरह से माइटोसिस मियोसिस होता है, कैसे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, वो गैमीट जब अपने जब दो गैमेट मिलकर फ्यूज होंगे एंड देन ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा, फिर उस ऑफस्प्रिंग के अंदर वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी जो आपके अंदर थी, मतलब जो उनके पेरेंट्स के अंदर थी, वो सारी चीजें। तो उसी के आगे की चीजें अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली ये सब कुछ हो कैसे रहा है भाई, इसका मैकेनिज्म तो बताओ। तो उसका मैकेनिज्म बताने के लिए मैं आ गई हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द जेनेटिक्स कि जेनेटिक्स क्या चीज है, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट जीन्स कि जीन्स क्या चीज है, क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल के पिला दूंगी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडल चाचू के बारे में। हाउ डिड ग्रेगर जोहान मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट एंड हाउ he concluded the result out of that experiment, और क्या उस कंक्लूजन से हमें समझ में आता है, किस तरीके से हम आगे चलकर उसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड फर्दर मोर। तो वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस वन शॉट के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जेनेटिक्स से। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अच्छा हाँ, वेरिएशन भी तो बताना है आप लोगों को। वेरिएशन के बारे में मैं लास्ट वन शॉट में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले वन शॉट में मैंने आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बताई थी कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका ऑफस्प्रिंग। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल तो नहीं होते लेकिन सिमिलर होते हैं, और सिमिलैरिटी किस चीज के बेसिस पर होती है? उन दोनों पेरेंट के गैमीट के इन्वॉल्व होने की वजह से, मतलब दोनों के ही जीन्स आपस में इन्वॉल्व है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए वेरिएशन आएगा। और कैसे वेरिएशन आ रहा है? मियोसिस की वजह से आ रहा है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में जब ओवरलैप करते हैं, जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, वो सारी चीजें सब मैं आप लोगों को अभी पढ़ा दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो जेनेटिक्स डील करता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी की स्टडी किस तरीके से हमें पता चलेगी? हेरिडिटी मतलब क्या? विरासत, ठीक है। हमें कोई चीज अपने विरासत में मिलती है, कोई ऐसा बर्थ मार्क होता है ना किसी किसी के बॉडी में जो हम कहते हैं कि ये हमें हमारे विरासत से मिली, मतलब हम जनरेशन बाय जनरेशन हमें वो बर्थ मार्क मिलते चला गया, यानी कि वो बर्थ मार्क एक तरह का अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन बन चुका है, और उस बर्थ मार्क से हम हमारे एंसेस्टर्स को, हम हमारे आने वाले जनरेशन को पहचान सकते हैं, एक आइडेंटिटी का साइन बन चुका है वो। तो वो सारी चीजें हेरिडिटी में इंक्लूड हो जाती है, यानी कि बेसिकली कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी हम अक्वायर कर चुके होते हैं अपने पेरेंट्स से, और फिर हम आगे उसे पास ऑन करेंगे अगली जनरेशन को, वो सब कुछ क्या है? हेरिडिटी है, ठीक है। सो द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन।
अब देखो, वेरिएशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से ये हेरिडिटी का प्रोसेस हो पा रहा है, जिसके वजह से वेरिएशन आ रही है। ये पढ़ना, ये जानना ज्यादा जरूरी है ना कि पहले हेरिडिटी हो कैसे रही है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वेरिएशन कैसे आया। अब देखो, मान लो एक मेल है, मेल फीमेल नहीं, मदर फादर करके देखते हैं, तब ऐसे थोड़ी सी ज्यादा फील आएगी, है ना। देखो, एक मदर है, एक फादर है, ठीक है। इनके पास भी 46 क्रोमोसोम है, इनके पास भी 46 क्रोमोसोम है। ये रिड्यूस होके हो जाता है 23 क्रोमोसोम, ये भी रिड्यूस होके हो जाता है 23 क्रोमोसोम। ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ? गैमीट के सेल के बारे में बता रही हूँ। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन वाला वन शॉट आप लोगों ने देखा होगा, तब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब हमारी बॉडी में नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होती है, तो 46 का 46 क्रोमोसोम ही रिटेन हो जाता है डॉटर सेल्स में। यानी सिंपल माइटोसिस का अगर डिवीजन होगा, तो जितने क्रोमोसोम पहले थे उतने ही उसके डॉटर सेल्स में भी पाए जाएंगे। लेकिन जब मियोसिस का सेल डिवीजन होता है ना, तो उसका जस्ट हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है एंड आधा ही रिटेन हो पाता है। तो यानी कि ये मियोसिस किस तरह के सेल्स में हो रही है? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रही है। जैसे कि मदर, कोई भी फीमेल है, फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म आपस में फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। यानी दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, है ना। दोनों सेल भी फ्यूज कर रहा है, दोनों का न्यूक्लियस भी फ्यूज कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? 46? ना, ओनली 23। मियोसिस होने के बाद दोनों के गैमीट में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है। अब आप बोलोगे कि हमारे बॉडी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे ट्रेट्स तो जीन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जीन क्या है? तो अभी मैं इसके अगले वाले स्लाइड में आपको जीन भी समझा दूंगी। जीन बेसिकली आपके डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट प्रेजेंट होती है, एक फीचर प्रेजेंट होता है। कोई भी फीचर हो सकता है कि मतलब नाक कैसी होगी, टेढ़ी होगी, खड़ी होगी, चिपटी सी होगी, आंखें कैसी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, ब्राउन कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, ईयर्स कैसे होंगे, ये फ्री होंगे या फिर अटैच लोब होंगे या फिर फ्री लोब होंगे। हर चीज के लिए ना, हर फीचर के लिए एक जीन प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में, और वो जीन लोकेटेड होती है हमारे डीएनए में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स में। तो अगर क्रोमोसोम हाफ नंबर हो गया, तो इसका क्या मतलब ये है कि जितने भी जीन्स है वो सब आधे हो जाते हैं। तो आधा कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी से और आधा कैरेक्टरिस्टिक्स पापा से, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको जीन के बारे में एक और बात बताती हूँ। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, लेकिन है तो वो सिक्का ही। वैसे ही जीन्स होते हैं। जीन्स ना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। या तो कोई इंसान बड़ा होता है, लंबा होता है, या तो कोई इंसान छोटा होता है ना, इस तरह से। या तो उसके बाल ब्लैक होंगे या तो ब्राउन होंगे, या तो उसकी आईज ब्राउन होगी या तो ब्लैक होगी। या फिर कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसके फ्लावर का कलर रेड होगा या तो व्हाइट होगा। मतलब कि जिस तरह से एक कॉइन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, हर एक तथ्य के एक दो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसी तरह से जीन के भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, और उन एस्पेक्ट्स को हम कहते हैं एलिल। उस एस्पेक्ट को हम क्या कहेंगे? एलिल कहेंगे, ठीक है। एलिल क्या है? एलिल्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। यानी कि एक जीन जो कि एक फीचर या फिर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कितने एलिल होते हैं वो उस जीन में लोकेटेड रहेगा। जब गैमीट के सेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जर्म सेल्स में मियोसिस हो रही होती है एंड 46 क्रोमोसोम रिड्यूस होके हाफ हो जाता है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं,
तब क्या होता है, वो एलिल सेपरेट होते हैं बच्चों, जीन कहीं नहीं जाएगा, जीन सारे के सारे मदर के भी और फादर के भी मौजूद होंगे वहीं पर, हर चीज के लिए जीन मौजूद होंगे, बॉडी के हर एक फीचर के लिए, कि मान लो मेरा दिल किस तरीके से बनेगा, या फिर उस हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है ना। नहीं तो किसी बच्चे को, एक छोटे से जाइगोट को एक पूरा इंसान बनने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, कि उसका दिल कैसे बनेगा, मेंढक का दिल बनेगा या इंसान का दिल बनेगा, ऑब्वियसली इंसान का दिल बनेगा, इंसान का दिल बनेगा, इस चीज की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, जीन दे रहा है, और वो जीन कहाँ से आया, मदर और फादर से ही तो आया। वो जीन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और वो प्रोटीन हमारे उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तैयारी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया देन प्लीज गिव अ लाइक। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि ये वन शॉट है, दिस इज अ प्रीमियर, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको पता मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। चलो ठीक है, तो ये हो गया 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में उतने ही इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्म में स्टोर्ड होंगे, कि जैसे कि हर एक जीन के, मान लो बाल का कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या ग्रे होगा, 3 तरह के इंफॉर्मेशन स्टोर है। 3 में से कोई एक एलिल वाला जीन जो है इस 23 में मदर के साथ पहुंच गया फर्टिलाइज होने के लिए, फादर का भी ब्लैक वाला एलिल, ब्लैक कलर फॉर द हेयर वाला एलिल पहुंच गया, और दोनों के ब्लैक हो गए, तो ब्लैक और ब्लैक, ऑब्वियसली बच्चे का बाल का कलर भी ब्लैक ही होगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। जब अभी हम लोग मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो देख लेते हैं पहले। तो इसी तरीके से ना हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। दो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो गए, 23 + 23 इज इक्वल टू 46 हो गया। ठीक है, 23 + 23 इज इक्वल टू 46 हो गया, और ये जाइगोट का क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर, जो कि एक इंसान के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम नंबर के लिए एक नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो इसके वजह से ना जो मदर के अलग अलग एलिल्स आए जीन के, फादर के में से भी अलग अलग जीन आए, मतलब जीन आए, अलग अलग डिफरेंट एलिल्स आए जीन के, तो वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो 2 एलिल में से कोई एक डोमिनेंट होता है, कोई एक रिसेसिव होता है। अभी डोमिनेंट रिसेसिव भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ाऊंगी। इसको एक तरह से इंट्रोडक्शन ही मान के चलो, दिस इज अ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तब जाकर क्या होता है, बच्चे में वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। या तो मदर का कोई डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, या तो फादर का डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, या दोनों का होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के अलग अलग जीन्स के मिक्सअप होने की वजह से ही क्या होता है, वेरिएशन आता है, क्योंकि मदर के बॉडी में एक जीन को लेकर 2 एलिल प्रेजेंट है, जिसमें से कोई एक डोमिनेंट था, कोई एक रिसेसिव था, और वो मदर के, मान लो मदर के ना बाल जो है वो कर्ली है, फादर के बाल जो है वो स्ट्रेट है बिल्कुल। ठीक है, तो स्ट्रेट और कर्ली में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, दोनों के जब जीन आएंगे और मिक्सअप होंगे और जाइगोट के पास जाएंगे, तो जो दोनों में से जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो बच्चे में एक्सप्रेस हो जाएगा। समझ रहे हो आप? चलो, सो उसके वजह से जो डिफरेंस आ जाती है ना कैरेक्टर या ट्रेट में बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का क्या मतलब हो गया, अंतर। अंतर ही तो हुआ, उन दोनों में क्या अंतर है, वही अंतर है कि मान लो फादर के आईज जो है ना वो ब्लू कलर के हैं, और मदर की आईज ब्लैक कलर की है, बच्चे की आईज हो गई ब्लैक कलर की। तो फादर और बच्चे में क्या डिफरेंस आया, कि दोनों के आई में डिफरेंस है, और सिमिलैरिटी किसमें आ गई, मदर और बच्चे में आ गई, कि दोनों के आई का कलर सेम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो दिस इज नोन एज वेरिएशन।
हेरिडिटी विच इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट करना, ठीक है, किसी भी मतलब तरह के कैरेक्टर को अपने ऊपर एक्सप्रेस करवा देना। refers to the process by which genetic information carried in the form of DNA is passed from parents to offspring। genetic information कहाँ प्रेजेंट है? जीन में प्रेजेंट है। जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज लोकेटेड ऑन द डीएनए। तो डीएनए के फॉर्म में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस कैन अकर थ्रू ईदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो वेरिएशन टेक्स प्लेस और लीस्ट वेरिएशन टेक्स प्लेस। बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल 19-20 का अंतर अगर हो गया तो हो गया किसी वजह से, किसी दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। अदरवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी वेरिएशन नहीं आता क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है ना, वो सब कुछ रिटेन हो जाता है बच्चे के अंदर क्योंकि वो खुद ही इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसी से उसका बच्चा हुआ है। यानी कि उसका कोई पार्टनर नहीं रहा है जिससे मिक्सअप हो जाएगा। और अगर मिक्सअप हो रही है चीजें, अगर दो अलग अलग गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसका मतलब है कि वहां पर अच्छा खासा वेरिएशन आएगा, अच्छा खासा वेरिएशन आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलो, so this can occur through either asexual reproduction or sexual reproduction. It involves transmission of traits and characters from one generation to the next generation through the transfer of genetic material known as जीन्स। अब हम लोग जीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जीन्स आखिर होती क्या है। तो बेसिकली क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स है एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन थ्रू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर मौजूद है? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद है? जीन्स में मौजूद है। और जीन्स क्या है? वो डीएनए में लोकेटेड एक छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, डीएनए नहीं, जीन्स के बारे में। सो व्हाट आर जीन्स? तो देखो, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जिस तरह से सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं कि उनसे छोटी कोई चीज ही नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट करे। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरीके से जीन्स भी बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं। यानी कि जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो जीन में लोकेटेड होता है, वो जीन में स्टोर्ड रहता है। एक जीन के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन यूज की जाती है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। सो दीज आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। छोटे से सेगमेंट होते हैं डीएनए के दैट एनकोड स्पेसिफिक प्रोटीन। एनकोड करते हैं, कोडिंग होती है वहां पर प्रोटीन या फिर आरएनए के मॉलिक्यूल्स की, या फिर किसकी? आरएनए के मॉलिक्यूल्स की। सो दिस helps in maintaining generational variation and the evolution of species। बेसिकली देखो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ये एक इंसान है, इंसान के अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एक सेल को निकाल लो, ठीक है, उसमें से एक सेल को निकाल लो। अब उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे जो आगे चलकर सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स आपको दिखाई भी देते हैं, ठीक है। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 या फिर 23 के पेयर्स में क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स, हर एक क्रोमोसोम, मान लो एक क्रोमोसोम ले लिया, ये वाला क्रोमोसोम ले लिया। ये क्रोमोसोम किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है बहुत सारे लंबे से चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं हम?
क्रोमोसोम के अंदर बहुत लंबी सी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होती है। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए तो पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलो तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहेंगे डीएनए। वो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉइल्ड के फॉर्म में, सुपर कॉइलिंग के फॉर्म में क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पर ये ऐसे 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 करके प्रेजेंट है, और उसको थोड़ा सा खींच दो तो आपको ये डीएनए का पूरा सेगमेंट नजर आ जाएगा। डीएनए के छोटे छोटे हिस्से में जीन्स लोकेटेड होते हैं। मान लो यहां से लेकर यहां तक में एक जीन लोकेटेड है। अब इस जीन को हम क्या कहेंगे? जीन कैसे पता चलेगा कि ये जीन है? ये छोटा सा जो सेगमेंट है डीएनए का वो जीन है, बिकॉज this small segment of DNA codes for, किसके लिए कोड करेगी? एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर a specific character और ट्रेट, कैरेक्टर या ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी को हम कहते हैं जीन। जीन क्या है? ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन के आगे ब्रैकेट में लिखा है सेगमेंट ऑफ डीएनए। दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड करेगी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को या फिर आरएनए मॉलिक्यूल को। वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगी किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रेट क्या है, सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज अ ट्रेट? चलो अब आ ही जाते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे, जो कि ज्यादा जरूरी है आप लोगों को समझना अगर नहीं समझा था तो। ट्रेट्स जो है वो रेफर करता है किसी भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, एक होते हैं अक्वायर्ड और एक होते हैं इनहेरिटेड। अक्वायर्ड जो हम पूरे अपने लाइफ टाइम में थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस उसे गेन करते हैं, उसे अक्वायर करते हैं। और इनहेरिटेड जो हम अपने पूर्वजों से विरासत में इनहेरिट करते हैं। ठीक है, विरासत में पाए जाने वाले कैरेक्टर को हम इनहेरिटेड ट्रेट कहेंगे, और अपने पूरे लाइफ टाइम में थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस पाए जाने वाले कैरेक्टर को हम अक्वायर्ड ट्रेट कहेंगे। ठीक है, सो इनहेरिटेड ट्रेट्स आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अभी बताया मैंने, थ्रू जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, जीन्स के थ्रू हम क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ द पेरेंट्स हैव ब्राउन और ब्लैक हेयर, अगर दोनों पेरेंट के पास ब्राउन या ब्लैक हेयर है तो ऑफस्प्रिंग के पास या तो ब्राउन होगा या तो ब्लैक हेयर होगा। कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, लेकिन कोई तीसरे रंग का कलर का नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? दीज आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट इफेक्ट। These are not code via DNA. ये DNA के थ्रू कोडिंग इसकी नहीं होती है। Acquired trait डेवलप होता है थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से। अगर कोई जबरदस्ती अपने बाल कलर करते जा रहा है तो वो उसका अक्वायर किया हुआ कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब वो कैरेक्टरिस्टिक डीएनए में नहीं गई है। अगर मान लो मेरे बाल अभी ब्लैक कलर के, मैं इसको एकदम ब्राउन कर लूं या गोल्डन करवा लूं, ठीक है, चाहे गोल्डन करवा लूं या ब्राउन कलर कुछ भी करा लूं, पर मेरे जीन्स में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो है ब्लैक कलर के हेयर का। वो इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो जाएगी अगर मैं सुपरफिशियली अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती हूँ या सराउंडिंग की वजह से कुछ चेंज हो जाता है, तो इससे डीएनए के इंफॉर्मेशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा।
कोई भी कमी नहीं आएगी। तो अक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो इनहेरिट नहीं किए जा सकते, इसीलिए तो इनहेरिटेड ट्रेड्स अलग होते हैं और अक्वायर्ड ट्रेड्स अलग होते हैं, है ना। अक्वायर्ड ट्रेड को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अक्वायर्ड ट्रेड एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम के दौरान ही डेवलप हो सकती है, वो अपने पेरेंट्स से उस ट्रेड को ले नहीं सकता। समझ में आ रही है बात। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। तो ट्रेड समझ में आ गया है। अब हम लोग फाइनली बात करेंगे मेंडल्स वर्क के बारे में। मेंडल कौन थे, क्या थे, क्यों थे, ये सारी चीजें अब हम लोग देख लेते हैं। सो ग्रेगर जोहान मेंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, याद रखना है आप लोगों को ये सारी चीजें, समझे। वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट with the aim of comprehending the principles of heredity। बेसिकली उन्होंने ना बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने के बाद कि कैसे एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बच्चा उसी की तरह दिख रहा है। आखिर क्या बात है, क्या चीज है इस चीज के पीछे, आखिर कौन सा मैकेनिज्म है, किस तरह का वर्क कैरी आउट हो रहा है इंटरनली उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके वजह से उसका बच्चा भी उसी की तरह हो रहा है, उसके ऑफस्प्रिंग्स भी उसी की तरह हो रहे हैं। तब जाके उन्होंने हेरिडिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी वो लेकर आए। ठीक है। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो इक्वली कंट्रीब्यूट होता है बाय बोथ मदर एंड फादर। इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड रूल्स जो होते हैं इनहेरिटेंस के, वो किस चीज पर बेस्ड है कि मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के फीचर्स, जो दोनों का जेनेटिक मटेरियल इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाएगा टू द ऑफस्प्रिंग। Thus, for each trait, a child will inherit two versions or alleles। दो वर्जन या एलिल वो इनहेरिट करेगा। यही तो मैं समझा रही थी शुरू में कि अगर दोनों के, मदर और फादर दोनों के जेनेटिक मटेरियल उस बच्चे के पास पहुंचे हैं, यानी उस बच्चे के पास एक ही कैरेक्टरिस्टिक के लिए दो अलग अलग तरह की फीचर होगी, दो अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी होगी, और उसी को हम एलिल कहते हैं, उसी को हम उसका वेरिएशन कहते हैं, उसी को हम उसका वर्जन कहते हैं। ठीक है। So, Mendel proposed 3 laws known as laws of inheritance। Laws of inheritance में 3 laws दिए गए थे। अब ये सारे 3 laws हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। इनके एक्सपेरिमेंट में ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था that the principle of inheritance and the concept of dominant and recessive trait। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की क्या है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। एक एक करके चलो आओ सबको देख लेते हैं, सबको किल करते हैं फटाफट से। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट पे काम किया था ना वो था पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सो उन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाए, क्या क्या उन्होंने अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए। अगर सीड की बात करें तो सीड भी वैसे तो राउंड होता है और कॉटलिडन उसके येलो होते हैं। ठीक है। तो राउंड और येलो उन्होंने चूज किया, रिंकल्ड और ग्रीन उन्होंने चूज किया। ठीक है। फ्लावर का कलर व्हाइट और पर्पल उन्होंने चूज किया। पॉड फुल या कंस्ट्रिक्टेड येलो या ग्रीन उन्होंने चूज किया। स्टेम एक्सियल पॉट फ्लावर और लॉन्ग वाला उन्होंने चूज किया। ग्रीन स्टेम और शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट और एक्सियल और ग्रीन वाला चूज किया। मतलब टोटल उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स चूज किए थे। ठीक है। 3, 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने चूज किए थे।
देखो, डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो एक्सप्रेस हो जाए अगर एटलीस्ट एक कॉपी ऑफ डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो। मान लो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ब्राउन आई और ब्लैक आई में, ब्लैक आई डोमिनेंट एलील है, यानी कि अगर वो उसका एलील प्रेजेंट हुआ तो ब्राउन एलील वालों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक आई और ब्राउन आई दोनों की अपनी अपनी अलग अलग एलील है तो एक ही जीन तो एक ही है। क्या है जीन? कलर ऑफ आई। जीन इज कलर ऑफ आई। ठीक है, जीन कौन सा है? कलर ऑफ आई। यानी कि ये जो जीन है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन अपने अंदर रिस्टोर कर रहा है अबाउट द कलर ऑफ आई। इसके दो एलील हो जाते हैं, एलील वन ब्लैक कलर और एलील टू ब्राउन कलर। तो ब्लैक जो होगा ना, मान लो इसको हम डोमिनेंट बता देते हैं कि ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर। और ब्राउन वाला क्या है? इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, मानने में क्या ही जा रहा है। तो कलर ऑफ द आई में बच्चे के पास पेरेंट से, एक मदर से उसको एलील 1 मिल गया, फादर से उसे एलील 2 मिल गया। ठीक है, बच्चे के पास कौन सा एलील पहुंचा? एलील 1 और एलील 2 दोनों प्रेजेंट होंगे ना। जेनेटिक मटेरियल तो दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी पढ़ा है कि जेनेटिक मटेरियल इक्वली कंट्रीब्यूट करता है बाय बोथ मदर एंड फादर। दोनों के एलील प्रेजेंट है, जीन एक ही है, एलील 2 है। ठीक है, दोनों के एलील प्रेजेंट है। अब क्या होगा? अगर दो में से कोई सिंगल एलील भी डोमिनेंट होता है तो दूसरे वाले को वो दबा देगा, सप्रेस कर देगा, और उस इंडिविजुअल में डोमिनेंट वाला एलील खुद को एक्सप्रेस करवा देगा। उस इंडिविजुअल में डोमिनेंट वाला खुद को एक्सप्रेस करवा देगा। यानी कि मदर और फादर से मिले दो अलग अलग तरह के एलील जब बच्चे के अंदर गए, एलील 1 और एलील 2, तो सिर्फ और सिर्फ एलील 1 खुद को एक्सप्रेस किया क्योंकि एलील 1 था डोमिनेंट कैरेक्टर ब्लैक आई के कलर के लिए, और एलील 2 था रिसेसिव कैरेक्टर ब्राउन आई के कलर के लिए। तो ब्राउन वाले को इजीली सप्रेस किया जा सकता था क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक डोमिनेंट प्रेजेंट है। हो सकता है, दूसरा केस ले लेते हैं, हो सकता है मदर से भी एलील 1 आ गया हो, फादर से भी एलील 1 आ गया हो, दोनों से ब्लैक कलर के आ गए हो, तो ऑब्वियसली उसमें तो संकोच की, सोचने की, शंका की बात ही नहीं है। उसमें तो कुछ भी नहीं सोचना है, ऑब्वियसली वहां पर ब्लैक आई कलर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है दोनों के पास। तो दो मिलकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए। कोई रिसेसिव है ही नहीं, रिसेसिव होता तो भी एक के डोमिनेंस के प्रेजेंस में दूसरा दब जाता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दोनों डोमिनेंट हैं। ठीक है, अब एक और केस मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन केस दोनों मदर और फादर से एलील 2 ही पाया जाएगा। मान लो दोनों मदर और फादर से जो जीन आया, जीन के जो एलील्स आए, वो एलील 2 आया, 1 आया ही नहीं, डोमिनेंट वाला आया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव वाली एलील आ गई। अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ दोनों रेसेसिव है, तो दोनों रेसेसिव के प्रेजेंस में किसी सिंगल डोमिनेंस, कोई एक सिंगल डोमिनेंट कैरेक्टर भी नहीं है, एक सिंगल कैरेक्टर भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों रिसेसिव है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर ही शो करेगा और बच्चे की आंखें ब्राउन कलर की दिखेंगी, बच्चे की आईज जो है वो ब्राउन कलर की एक्सप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या मतलब है? डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है जो एक्सप्रेस किया जाएगा अगर एटलीस्ट सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है,
तो इन एन ऑर्गेनिजम्स जीनोटाइप, उसके जीनोटाइप में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। फॉर एग्जाम्पल इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हाइट इज द डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, लंबी हाइट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और छोटी हाइट जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में है। हो सकता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए छोटी हाइट डोमिनेंट कैरेक्टर हो और लंबी हाइट रिसेसिव कैरेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मानने की बात है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर गया वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो नहीं एक्सप्रेस कर पाया वो रिसेसिव कैरेक्टर है, दैट्स इट, ठीक है। A recessive trait on the other hand is expressed कब express होगा, you have to learn the condition बेटा, is expressed only सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे, when two copies of recessive allele is present in an organism's genotype, जब दोनों के दोनों एलिल रिसेसिव होंगे तभी रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर के एब्सेंस में दोनों के दोनों एलिल अगर रिसेसिव हैं तभी वो रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेगा, एक्सप्रेस करने देगा, अदरवाइज वो एक्सप्रेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेंडल्स शॉर्ट हाइट ऑफ पी प्लांट, शॉर्ट हाइट जो पी प्लांट की होती है वो रिसेसिव कैरेक्टर होती है। अगर दोनों प्लांट, ठीक है, दो प्लांट के दोनों प्लांट रिसेसिव कैरेक्टर शॉर्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिल को अपने साथ रख रहे हैं, तो उन दोनों का जो बच्चा होगा, उन दोनों का जो ऑफस्प्रिंग होगा, बेबी पी प्लांट जो होगा, वो भी शॉर्ट ही रह जाएगा, क्योंकि एक भी लंबी हाइट वाला एलिल दोनों में से किसी में से भी नहीं आया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को सब कुछ। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये कौन सा नया टर्म आ गया? अब इसमें करना क्या होगा मैम, क्या पढ़ते हैं इसमें, ये सारी चीजें क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक एक करके छोटी छोटी चीजों को तोड़ तोड़ के हम लोग समझेंगे कि क्या करना है इसमें, और मेंडल सर ने क्या किया था इसमें। मोनो, अरे मोनो भाग गया, मोनो क्यों भाग रहा है भाई? मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल, ठीक है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, दोनों को मिक्स कर दिया, क्या मिक्सिंग हो गई उनके जेनेटिक मटेरियल की, हाइब्रिड हो गया वो, ठीक है। क्रॉस, क्रॉस करना मतलब कि उन दोनों को आपस में भिड़ा देना, यानी कि उन दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन करवा देना, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देना। A cross between two organisms that involves only one character, single character जब हम लेकर चल रहे होते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर लेकर जब हम चल रहे होते हैं कि उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें स्टडी करनी है, सिर्फ और सिर्फ उस दोनों एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मान लो प्लांट है, प्लांट की हाइट को लेकर स्टडी करनी है, ठीक है, उसके जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करनी है प्लांट के हाइट को लेकर, तब हम क्या कहेंगे उसको कि ओनली वन सिंगल कैरेक्टर इज प्रेजेंट, सो देयर इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर के बीच में, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा। सो दिस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, अब इस डायग्राम में आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। एक पी प्लांट है, एक पी प्लांट है, दो हैं एक्चुअली, एक है टॉल, ठीक है, उसे कैपिटल टी से डिनोट किया गया। क्यों दो बार कैपिटल टी है? अरे एक जीन में दो एलिल प्रेजेंट होते हैं, दोनों इसके पास डोमिनेंट है, इसी वजह से ये टॉल है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, समझ में आया। अब ये है शॉर्ट सा प्लांट है, बौना सा छोटू सा प्लांट है ये, इसको स्मॉल टी से क्यों डिनोट किया जा रहा है? कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे पता है आप लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, पर मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई चीज पूछ रही हूँ तो आप देखते वक्त ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम इसका ये आंसर था, ठीक है। तो स्मॉल टी से क्यों डिनोट किया जा रहा है? क्योंकि अरे यार, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होती है ना, इस बेचारे पौधे में उस जीन के दोनों एलिल छोटे वाले आ गए, स्मॉल टी वाले आ गए, जो शॉर्टनेस के लिए
किसी भी प्लांट के बॉडी के शॉर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला जो जीन होता है ना, जो एलिल होता है, 2 एलिल होते हैं जो, वो वाले इसमें आ गए। ठीक है, नाउ जब इनमें से मियोसिस होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ह्यूमंस में, जर्म सेल्स में जब मियोसिस होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, जीन भी आधे आधे बढ़ जाएंगे, जीन के एलिल आधे आधे बढ़ जाएंगे, जीन तो वही रहेगा। ठीक है, तो गैमीट के अंदर कौन सा, इसमें से कौन सा वाला टी आएगा? दोनों तो कैपिटल है, दोनों में से कोई भी टी आ सकता है ना, तो एक कैपिटल टी इसमें से निकाल लिया, सेग्रीगेट कर लिया उसे। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल टी है, जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, सब कुछ आधा आधा हो जाएगा, कौन सा वाला टी आएगा उसमें से? हाफ में से, हाफ होने के बाद कोई भी आ सकता है, दोनों स्मॉल टी ही है, दोनों में से कोई भी आए, क्या फर्क पड़ता है? तो स्मॉल टी इसमें से आ गया। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब हमने क्रॉस कराया ना, तो जो गैमीट बना, जिसको हम F1 जनरेशन भी कहते हैं। F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो पहली जनरेशन प्रोड्यूस हुई, उसको हम लोग फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहेंगे। उस जनरेशन को मिल गया एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्या मिला? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, उसी की हमने सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग का क्या मतलब होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसका हमने क्या करा दिया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम सेल्फिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? सेल्फिंग कहेंगे। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को हम सब सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे, तो इसमें से 2 गैमीट निकलेगा, एक कैपिटल टी अलग निकलेगा और स्मॉल टी अलग निकलेगा, फिर कैपिटल टी अलग निकलेगा, स्मॉल टी अलग निकलेगा। इन चारों गैमीट्स को फ्यूज करा दो, इन चारों गैमीट्स को फ्यूज करा दो। कितने सारे ऑफस्प्रिंग निकले बच्चों? इन दोनों के फ्यूजन से निकला कैपिटल टी, इसके और इसके फ्यूजन से निकला कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके और इसके फ्यूजन से निकला कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके और इसके फ्यूजन से निकला स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी यानी कि प्योर टॉल हो गया ना, ये तो दोनों ही इसके पास टॉल वाले एलिल्स प्रेजेंट हुए हैं। इसको हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर टॉल, होमोजाइगस टॉल भी कह सकते हैं। इसको हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव या फिर शॉर्ट, इसको हम शॉर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या कहेंगे बताओ? इन दोनों को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। क्यों इसको हेटेरोजाइगस टॉल कहेंगे बच्चों? यहाँ पर देखो, इसको यहाँ लेके आती हूं मैं। इसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी को हम हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, होमो मतलब होता है सेम, तो इसको हम हेटेरोजाइगस टॉल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डोमिनेंट एलिल का एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो ये था कि एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलिल के प्रेजेंस में वो पौधा, वो ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करेगा। क्या कहा था? फिर से बताओ। एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलिल के प्रेजेंट में वो ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलिल तो है ना? है नहीं है? ठीक है, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस, क्योंकि एक ही डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, 2 अलग अलग तरह के एलिल हो गए, तो हेटेरोजाइगस हो गया। टॉल
क्यों? क्योंकि डोमिनेंस का लॉ है, डोमिनेंट एलील का लॉ है। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिससे हमें ये पता चलता है कि जब हम एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट की क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें एक प्योर टॉल, एक प्योर शॉर्ट और फाइनली दो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स मिल जाएंगे, समझे? और वो भी F2 जनरेशन में मिलेंगे। अब देखो ध्यान से, मेंडल bred pea plants that differed in one specific trait such as the height of the pea plant, जो एक स्पेसिफिक ट्रेट में डिफर कर रहा था, अंतर कर रहा था। He first crossed two plants that were true breeding for different heights. True breeding प्योर था, ठीक है, वो वाला कैपिटल टी वो तो प्योर था, स्मॉल टी वो तो प्योर था। तो इट वॉज व्हाट? ट्रू ब्रीडिंग फॉर डिफरेंट हाइट, एक टॉल वाला एक शॉर्ट वाला, वन विथ टॉल हाइट एंड द अदर विथ शॉर्ट हाइट। अभी देखा हम लोगों ने, द हाइट ऑफ प्लांट ऑफस्प्रिंग वॉज ऑल टॉल, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग बना, जो पहली जनरेशन बनी, ध्यान से देखो, जो पहली जनरेशन बनी ये वाली जनरेशन, वो क्या थी? ऑल टॉल थी, सारे के सारे उसके टॉल थे। उसका हम लोगों ने क्या किया, उसको हम क्या कह रहे थे? F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने क्रॉस किया दो F1 प्लांट को, दो F1 प्लांट की उन्होंने क्रॉसिंग कराई, यानी सेल्फ फर्टिलाइज करवाया विथ ईच अदर एंड ऑब्जर्व किया रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग। तो F2 जनरेशन में जो दूसरी अगली जनरेशन हुई उसमें 3:1 का रेशियो आ गया था टॉल टू शॉर्ट प्लांट्स का। अब बताओ कैसे 3:1 का रेशियो आया बच्चों? ये तो प्योर टॉल है, ये दोनों हेटेरोजाइगस टॉल है, पर है तो टॉल ही। तीनों को देखकर तो कोई नहीं कह सकता ना कि इनके जीन में डिफरेंसेस है, एक होमोजाइगस टॉल है एक हेटेरोजाइगस टॉल है, ये देखकर कोई नहीं बता सकता है, ये तो जीन की स्टडी करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो फिनोटाइप जो देखकर हमें किसी जीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, और जब जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लगाने के बाद हमें जीन की इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो कितने टोटल टॉल प्लांट्स हुए? 3 टॉल प्लांट्स हुए। कितने टोटल शॉर्ट प्लांट्स हुए? 1 शॉर्ट प्लांट्स हुए, ठीक है। 1 शॉर्ट प्लांट हुए नहीं, ठीक है। तो it was this meant that the trait for tall height was dominant over the trait for short height, और इसी से हमें पता चल जाता है कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो टॉलनेस का है। ऐसे नहीं पता चल रहा था। आप लोगों के एग्जाम में मान लो एक केस पूछ लिया जाएगा और पूछेगा कि इस क्रॉस को करने के बाद तुम ये बताओ कि टॉलनेस, मतलब ये बताओ कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है। तो क्रॉस करोगे, जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा होगा 3:1 के रेशियो में, जो 3 पे होगा वो वाला जो ट्रेट होगा वो आपका डोमिनेंट होगा, जो 1 वाले रेशियो में होगा वो क्या होगा? रिसेसिव होगा, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल कैरेक्टर लेकर चल रहे थे, सिंगल ट्रेट लेकर चल रहे थे और उसकी स्टडी करते हुए हम उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ रहे थे, अब हम लोग 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लेकर चलेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि भले दोनों कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस भी करते हैं, जिससे मेंडल का तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूव हो जाएगा। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इट इज अ क्रॉस बिटवीन 2 organisms that involves 2 characters is referred to as डाइहाइब्रिड क्रॉस। 2 ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व होंगे और 2 कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होगा। अभी तक हम प्लांट के हाइट को लेकर बस चल रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, हाइट के बेसिस पर हम जान रहे थे कि कौन सा टॉल है कौन सा शॉर्ट है। अब हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर नहीं, अब हम लोग 2 कैरेक्टर्स लेकर चलेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर्स लेकर चलेंगे? सीड का शेप और कलर, सीड का
मटर का जो दाना खाते हो वो नहीं, वो तो ग्रीन होता है, पर मटर के जो बीज होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कैपिटल वाई डिनोट करेगा येलो कलर, ठीक है, स्मॉल आई डिनोट करेगा ग्रीन कलर, कैपिटल आर डिनोट करेगा सीड का राउंडनेस, राउंड है ये सीड, ठीक है, और स्मॉल आर डिनोट करेगा कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये राउंड हो गया और ये कंस्ट्रिक्टेड हो गया, और ये येलो कलर की सीड हो गई, रुको, और ये ग्रीन कलर की सीड हो गई। ठीक, अब देखो ध्यान से, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, किस तरह का ये सीड है, ये प्योर येलो और प्योर राउंड टाइप का सीड है, प्योर येलो प्योर राउंड, डबल कैपिटल है ना सब कुछ। यहां पर देखो स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड है ना इसकी सीड, स्मॉल आर ग्रीन कलर, तो ये प्योर ग्रीन और कंस्ट्रिक्टेड सीड है, मतलब दोनों के कैरेक्टर्स बिल्कुल ऑपोजिट, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है एक ही जीन, है एक ही जीन, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। अब अगर इनके गैमीट को सेग्रीगेट किया जाए तो क्या निकलेगा, इन दोनों को क्रॉस कराया जाए तो क्या निकलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये निकलेंगे इसके F1 जनरेशन, F1 जनरेशन निकल गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके गैमीट को सेपरेट करना पड़ेगा, तो कितने गैमीट इसके बन सकते हैं, इसके इतने तरह के गैमीट बन सकते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है, और उतना ही फिर इतना यहां पर भी लेना होगा, और फिर इन दोनों की क्रॉसिंग करानी होगी। जैसे जैसे आप क्रॉस कराओगे आपको ये दिखेगा कि इन सब में से 16 है ना, टोटल 16 हो गए, 4 into 4 4 4 जा 16, 16 सीड में से 9 सीड ऐसे थे जो प्योर येलो एंड प्योर राउंड थे, जो प्योर येलो एंड प्योर राउंड थे, 3 ऐसे थे जो प्योर राउंड थे लेकिन ग्रीन कलर के थे, बाकी 3 ऐसे थे जो येलो थे लेकिन कंस्ट्रिक्टेड थे, और सिर्फ एक ही ऐसा था बच्चा छोटा सा प्यारा सा जो कंस्ट्रिक्टेड भी था और ग्रीन भी था, यानी उसके पास दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो रिसेसिव पहुंच गए। तो ये क्रॉस होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो मेंडल ने चूज किया 2p प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक, सीड का कलर और सीड का शेप, शेप या तो राउंडनेस होगी या तो कंस्ट्रिक्शन होगा, एंड क्रॉस करा दिया 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को दैट हैड डिफरेंट एलील्स ऑफ बोथ ट्रेट। 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, एक ट्रू ब्रीडिंग में क्या क्या आ जाता है, प्योरनेस आ जाती है, ठीक है, प्यूरिटी आ जाती है। 2 ट्रू ब्रीडिंग यानी कि एक प्लांट ऐसा होगा जिसकी सीड राउंड और येलो होगी, एक ऐसा होगा जिसकी सीड ग्रीन और कंस्ट्रिक्टेड होगी। राउंड एंड येलो दोनों प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है, ग्रीन और कंस्ट्रिक्टेड दोनों प्योर होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। चलो, वन पेरेंट हैड राउंड येलो सीड, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, एंड द अदर हैड रिंकल्ड ग्रीन सीड, जिसको हम ऐसे डिनोट करें स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग्स, जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, ऑल हैड अ राउंड येलो सीड, क्योंकि प्रेजेंस एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ सिंगल डोमिनेंट कैरेक्टर will allow that organism to express
डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट को ये एक्सप्रेस करेगा क्योंकि एटलीस्ट एक सिंगल डोमिनेंट एलिल मौजूद है, which showed that one allele of each trait was dominant over the other। बिल्कुल सही बात है ना। नाउ मेंडल ने क्रॉस किया फिर उन दोनों को इन ऑफ द F1 प्लांट विद ईच अदर टू क्रिएट द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन जब निकाली गई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑफस्प्रिंग में ये वाला रेशियो था सीड के टाइप का, विथ 9 प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड। राउंड एंड येलो 9 प्लांट्स वाले थे, 9 थे, ठीक है। 3 प्लांट्स के पास राउंड और ग्रीन सीड था। राउंड भी है, राउंड एक तरह से डोमिनेंट है, लेकिन ग्रीन एक तरह का रिसेसिव है। पर सिंस यहाँ पर क्रॉसिंग की जा रही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाने के लिए कि कोई भी दो कैरेक्टर आपस में इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, तो राउंडनेस ग्रीन के साथ इन्फ्लुएंस में नहीं आई। ग्रीन अपने अपने टाइम पर एक्सप्रेस हुआ, राउंडनेस भी अपने अपने टाइम पर एक्सप्रेस हुआ। 3 plants having wrinkled and yellow seed। सोचो wrinkled seed तो रिसेसिव है, राउंडनेस तो येलोइश जो कलर है वो तो डोमिनेंट है। फिर भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव साथ साथ में रह रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग कैरेक्टर है और अलग अलग कैरेक्टर का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हिसाब से एक्सप्रेस होगा। समझ में आ रहा है। एंड 1 प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। उस 1 प्लांट के पास दोनों के दोनों कैरेक्टर के सारे एलिल जो आ गए वो होमोजाइगस रिसेसिव आ गए। इन दोनों के पास राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो के पास क्या आ गए थे, हेट्रोजाइगस एलिल्स आ गए थे, जिसके वजह से क्या हो गया, कहीं पर ये डोमिनेंट एक्सप्रेस हुए हैं और कहीं पर रिसेसिव एक्सप्रेस हुए हैं। एक ही के पास ऐसा आ गया जो दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव एक्सप्रेस हुआ है। चलो अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। दोनों क्रॉस आप लोगों ने देख लिए। अब इन दोनों क्रॉस के बेसिस पर मेंडल सर ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉर्मुलेट किया था। इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्या मतलब है इसका, ये देखो। Mendel's experiment demonstrated that traits were inherited independently, so gave the law of independent assortment। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया, अभी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस का, उस एक्सपेरिमेंट ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो ट्रेट्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इनहेरिट होते हैं इंडिपेंडेंटली, जिससे एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के ट्रेट्स का से मिलने जुलने का कोई लेना देना नहीं है, मतलब इन्फ्लुएंस होने का कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग पहला लॉ ऑफ मेंडल देख लेते हैं। लॉज ऑफ मेंडल, फर्स्ट लॉज ऑफ डोमिनेंस। लॉज ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यानी कि एक डोमिनेंट एलिल और एक रिसेसिव एलिल, ठीक है। ओनली वन ट्रेट ऑफ द पेयर अपीयर्स इन द F1 जनरेशन। सिर्फ एक ही ट्रेट जो है वो F1 जनरेशन में अपीयर होगा, एक्सप्रेस होगा during the crossing. This trait is called dominant trait, while the trait not expressed is called recessive trait। मतलब कि अगर आपके पास कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों की क्रॉसिंग कराने के बाद जो F1 जनरेशन निकली ना, उसमें इन दोनों में से ये वाला ट्रेट एक्सप्रेस हो गया, इस ट्रेट को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। जो खुद को एक्सप्रेस कर जाए वो डोमिनेंट है, जो खुद को दबा दिया जाए, जो इंट्रोवर्ट रह जाए वो रिसेसिव हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं इंट्रोवर्ट हर जगह नहीं हुआ जाता है, कभी कभी खुद के ओपिनियंस को भी एक्सप्रेस की जाती है, कभी कभी खुद के विचारों को, खुद के थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। आप कैसा फील कर रहे हो, आपको क्या बोलने का मन कर रहा है, आपको क्या करने का मन कर रहा है, वो सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे आप नहीं दिखोगे।
ठीक है, क्लास में टीचर को वही बच्चा दिखता है जो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि क्वेश्चंस पूछता है, अपने डाउट्स क्लियर करता है, समझे। चलो, सो दिस ट्रेट इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। कौन सा ट्रेट डोमिनेंट कहलाएगा? जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट विल बी नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। या जस्ट उसका उल्टा देख लो कि डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। दोनों में से कोई भी सेंटेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस को अप्लाई करती है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ स्टेट करता है that traits for each pair of genes separate or segregate from each other during gamete formation so that each gamete carries only one trait of each gene। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था? यही बताया था ना कि जो ट्रेट होती है ना हर पेयर ऑफ जीन्स में, वो सेपरेट हो जाती है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स थे, तो गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पर ओवा में और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स ही आए, बाकी के 23 अलग चले गए दूसरे ओवा के पास, दूसरे स्पर्म के पास। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो ये दोनों अलग हो गए और वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जीन्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं, जीन्स आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं, और गैमीट कैरी करती है सिर्फ एक ही ट्रेट फॉर अ जीन। हर जीन के दो ट्रेट्स होते हैं, हर जीन के दो एलील्स होते हैं, हर जीन के दो पहलू होते हैं, लेकिन गैमीट के अंदर एक जीन का एक ही ट्रेट आ पाता है, ताकि दो गैमेट आपस में फ्यूज करें और बच्चे के पास एक जीन का दो ट्रेट रहे, दो एलील रहे, वो रिटेन हो जाए बेसिकली, है ना। चलो, तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है भाई? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक बार देख लेते हैं। सो ये स्टेट करता है दैट एलील्स for separate or contrasting traits are passed independent of each other during gamete formation. For example, Mendelian dihybrid cross. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया कि जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे होते हैं ना, जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ये येलो कलर वाला जो ट्रेट है, ये राउंडनेस के साथ बिल्कुल भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता। ये ग्रीन कलर का जो सीड है, ये कंस्ट्रिक्टेड के साथ कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता। ये सब कुछ आपस में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं। चाहे आप डाईहाइब्रिड क्रॉस लो, चाहे आप ट्राईहाइब्रिड क्रॉस लो, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस लो, चाहे कितने भी कैरेक्टर्स को मिलाकर आप क्रॉस करवाओ, आप जितने कैरेक्टर्स को भी मिलाकर उसके क्रॉसेस करवाओगे, आपको हर एक कैरेक्टर के एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हुए नजर आएंगे। जो कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल भी उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया कि सेपरेट और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो पास होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, दे आर separated, they are independent of each other. Now, how do these traits get expressed? कैसे ये सारे traits express होते हैं? ये तो पता चल गया कि हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो ये देख लो। The DNA present in the cells serves as a source of information for synthesizing protein. मैंने क्या बताया था कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स जो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। डीएनए के एक पर्टिकुलर छोटे से सेगमेंट को हम एक जीन कह सकते हैं। उस जीन में किसी एक प्रोटीन को कोड करने की कोडिंग प्रेजेंट होती है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन यूज की जाती है उस कैरेक्टर के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे मान लो मेरे आई का कलर ब्राउन होगा या ग्रीन होगा, इन दोनों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन मेरे सेल में प्रेजेंट है, तो मेरा सेल प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। अगर आप मेरे आईज ब्राउन देख रहे हो, जो कि नहीं है, ब्लैक है, अगर ब्राउन देख पाते
तो मतलब हमारा मेरा जो सेल था ना, मेरे बॉडी में जो जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल ब्राउन कलर ऑफ आईज के लिए प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे हुए हैं। वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर प्रेजेंट है? डीएनए के जीन्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सो अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है जो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन। जो क्या प्रोवाइड करेगा? इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि एक प्रोटीन बन सके। Every cell contains a pair of each chromosome with one chromosome inherited from each parent. हर एक सेल कंटेन करता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को, जो क्रोमोसोम इनहेरिट होती है फ्रॉम ईच पेरेंट। ड्यूरिंग जर्म सेल फॉर्मेशन, each germ cell acquires one chromosome from each pair randomly inherited from either the mother or the father. देखो फिर से मैं समझाती हूँ आपको कि कैसे एक्सप्रेशन हो रही है इसकी। हर एक सेल कंटेन करेगा पेयर ऑफ क्रोमोसोम विथ वन क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, मदर और फादर दोनों। ड्यूरिंग जर्म सेल फॉर्मेशन, हर जर्म सेल अक्वायर करेगा एक क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, यानी कि फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वो रिस्टोर कर देगा ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑफस्प्रिंग्स। इंश्योर करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज डीएनए। इंश्योर क्या करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज डीएनए। 46 क्रोमोसोम मदर के पास थे, 46 क्रोमोसोम फादर के पास थे। फादर का जब स्पर्म बनना शुरू हुआ तो वो 46 क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए 23 क्रोमोसोम्स में। मदर का जब ओवा बनना शुरू हुआ तो वो रिड्यूस हो गए 46 से 23 क्रोमोसोम्स में, हाफ हो गया क्रोमोसोम नंबर। और जब उन दोनों के गैमीट आपस में फ्यूज किए तो 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स बन चुके थे, एंड 46 इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग। तो वो दोनों के क्रोमोसोम्स पहुंच गए बच्चे के अंदर। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन इज टेकिंग प्लेस। देखो फादर के पास ना हेट्रोजाइगस हेट्रोक्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोजाइगस नहीं हेट्रोक्रोमोसोम्स। ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम एक्स शेप का दिखता है, वाई क्रोमोसोम वाई शेप का दिखता है। तो दो तरह के क्रोमोसोम्स फादर में, मेल्स में, किसी भी मेल में दो ही तरह के क्रोमोसोम्स जर्म सेल्स में देखे जाए। जर्म सेल्स की बात कर रही हूँ मैं, ऑटोसोम्स की नहीं बात कर रही हूँ, सोमैटिक सेल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, एलोसोम की बात कर रही हूँ, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एलोसोम ना दो तरह का होता है, एक्स और वाई। मदर में यानी कि हर एक फीमेल में, जितने भी ह्यूमन फीमेल है उनमें सिंगल टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एलोसोम उसमें एक्स और एक्स पाया जाता है। अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जब स्पर्म बन रही होगी फादर की, तो एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। 23 पेयर में एक्स देखो ये एक्स प्लस 22 और वाई प्लस 22, x प्लस 22 प्लस x 23, 22 प्लस y 23, 22 प्लस x 23, टोटल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे गैमीट के अंदर। अगर ये वाला x मदर के इस x के साथ फ्यूज कर जाए, मदर के पास एक ही बार x आएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी x आया है, x तो x है। ठीक है, तो ये वाला x अगर इस x के साथ फ्यूज कर जाता है तो बन जाता है डबल x। और डबल एक्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फीमेल क्रोमोसोम्स डबल एक्स पाए जाते हैं, यानी ये वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा ये हो जाएगी डॉटर, ये क्या हो जाएगी? डॉटर। अगर ये वाला वाई इस एक्स के साथ फ्यूज कर जाता है तो कौन सा केस बनेगा? तब बन जाएगा एक्स वाई।
और अगर एक्स वाई है तो ये होगा मेल चाइल्ड, जिसको हम सन कहते हैं, बेटा कहते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में फादर के ऊपर डिटरमाइन करता है, डिपेंड करता है। ठीक है? द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न वेरीज अमंग डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में वेरी करती है, विथ ईच यूटिलाइजिंग अ यूनिक अप्रोच, हर एक का एक यूनिक अप्रोच है। इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करती है कि सेक्स ऑफ द बेबी, ऑफस्प्रिंग क्या होगा, इंप्लाई करेगा जेनेटिक फैक्टर। डू नॉट एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन सेक्स। ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स with one copy inherited from each parent। तो 22 पेयर जो होते हैं ऐसे क्रोमोसोम के, उसको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। One pair of chromosome that determines the sex of an individual is known as sex chromosome और एलोसोम, एलोसोम भी बोला जाता है, उसको लिख लेना है यहाँ पर। विमेन के पास डबल एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है और मेन के पास 1x और 1y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द y क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन द x क्रोमोसोम, जिसके वजह से वो डिफरेंट है, x और y दोनों डिफरेंट है। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम दे रिसीव फ्रॉम देयर फादर, क्योंकि फादर के पास डिफरेंट क्रोमोसोम है तो वो जो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम एक्स के साथ फ्यूज करेगा, उसी से हमें पता चल जाएगा कि उनका ऑफस्प्रिंग बेटा है या बेटी। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे फाइनली हमारा हेरिडिटी का वन शॉट कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा स्वीट सा लेक्चर पसंद आया होगा एंड सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वन शॉट अच्छा लगा देन प्लीज गिव अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो अगर आप नए बच्चे हो तो, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि लेक्चर आपको कैसा लगा, कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छे तरीके से समझ में आया या फिर कौन सा टॉपिक आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसे आपको फिर से समझाने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम लोग अगले वन शॉट में। टेक केयर, बाय बाय।